नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए राजस्थान हिस्ट्री का कोर्स कर रहे थे। अब तक हमने प्राचीन सभ्यताओं और मध्यकाल से पूर्व जो राज्य राजस्थान के अंदर रहे उनके बारे में देखा, जो कि रामायण काल से लेके राजपूतों के उदय तक क्या क्या राजस्थान के हिस्ट्री के प्रमुख पड़ाव थे। आज हम देखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका उदय राजस्थान के अंदर कैसे हुआ, कौन से राजवंश है, और उसके बाद में आगे आने वाली कक्षाओं के अंदर हम प्रत्येक राजवंश को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ये हम जो सिलेबस है वो सिर्फ राजस्थान अध्ययन की किताब का कर रहे हैं, क्योंकि आपके प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, राजस्थान अध्ययन एक स्टैंडर्ड बुक है, ऑथेंटिक बुक है, तो वहीं से हम पढ़ रहे हैं। जो आपके राजस्थान अध्ययन की 6 किताबें हैं उनमें जहाँ जहाँ से जो भी मटेरियल टॉपिक से रिलेटेड है वो कवर किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये राजस्थान हिस्ट्री जो अभी पढ़ी जा रही है वो 9th क्लास पुरानी वाली एनसीईआरटी का चैप्टर 1 और जो नई वाली एनसीईआरटी का 10th क्लास का चैप्टर 1, ये दोनों ही कंबाइन करके पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हम राजपूतों के उदय की तरफ बढ़ते हैं। पिछली कक्षा के अंदर हमने ये देखा था कि जब हर्ष का साम्राज्य आया और हर्ष के पतन के बाद में उत्तर भारत के अंदर कोई भी शक्ति बची नहीं, तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बनने लगे। ये उसी समय के आसपास की बात है, हर्ष के समय से थोड़ा पहले यशोवर्मन नामक के मालवा के शासक थे जिन्होंने हुणों को 1232 एडी के अंदर, 1232 ईस्वी के अंदर उनको परास्त कर दिया। इसके बाद में जो छठी शताब्दी से लेकर लगभग आपकी 11वीं शताब्दी तक तो पूरे राजपूतों का बहुत वर्चस्व था। 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के अंदर आपके तराइन का युद्ध वगैरह होता है। 12वीं शताब्दी के अंदर भी इनका वर्चस्व था। 12वीं शताब्दी के अंत के अंदर जो आपके गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है दिल्ली के अंदर, और फिर धीरे धीरे मुगल आते हैं। पर राजपूत साइमल्टेनियसली साथ ही साथ वही रहते हैं। राजपूत के वंश जो है आपके 1700 1800 तक आपको देखने को मिलेंगे, जब तक कि अंग्रेजों ने राजपूतों के साथ संधि नहीं कर ली। तो हम राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई इसको लेके बहुत सारी अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो पहली व्याख्या ये है कि ये अग्निवंशीय है, कुछ लोग कहते हैं कि ये विदेशी है, कुछ कहते हैं कि ये गुर्जर है, कुछ कहते हैं ये ब्राह्मण है, कुछ कहते हैं प्राचीन क्षत्रिय है जो कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। इसमें जो ये गुर्जर और ब्राह्मण थ्योरी है, ये एक आधे इतिहासकार ने बताई है, ये मान्य नहीं है क्योंकि ये ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ी भी नहीं है। इसके लिए कोई प्रमाण उपस्थित नहीं है। जो आपकी विदेशी थ्योरी है कर्नल टॉड ने दी है। अग्निवंशीय थ्योरी आपकी पृथ्वीराज रासो से आती है, और जो सबसे प्रचलित मत है वो है गौरीशंकर ओझा जी का, और उनके साथ साथ बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनका, कि ये प्राचीन क्षत्रिय थे राजस्थान के, जो कि सूर्य और चंद्र वंश से संबंध रखते हैं। हम इन चारों पांचों थ्योरी को एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या कहती है, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि कौन से प्रमुख राजवंश है। पृथ्वीराज रासो में चंद्रवर्ती ने कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई थी। ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था, और उस यज्ञ से 4 राजपूत निकले थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। मूणोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण भी इसका सपोर्ट अपनी रचनाओं के अंदर करते हैं, परंतु इस व्याख्या को अब सही नहीं माना जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पे वैज्ञानिक युग में इसको मतलब स्वीकार कर पाना इतिहासकारों के लिए थोड़ा मुश्किल है कि अग्नि से उत्पन्न कैसे हो गए। परंतु यही उत्पत्ति का कारण पृथ्वीराज रासो में चंद्रवर्ती ने बताया था कि ये 4 राजपूत आपके अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। कर्नल टॉड का कहना है कि शक राजपूत शक से संबंध रखते हैं। जो विदेशी शक का आक्रांता भारत के अंदर आए थे, उत्तरी भारत के अंदर, उनसे संबंध रखते हैं। टॉड इसके लिए ये कारण देते हैं कि जो रीति रिवाज है वो समान है शकों से। जैसे वो सूर्य की पूजा शक भी करते हैं, राजपूत भी करते हैं, सती प्रथा है, अश्वमेध यज्ञ है, मद्यपान है, ये सारे कुछ ऐसे रिवाज है जो कि राजपूतों शकों के अंदर मिलते हैं। इसका खंडन बहुत सारे इतिहासकार करते हैं। लगभग सभी भारतीय इतिहासकारों ने इसका खंडन किया है, क्योंकि जो सूर्य पूजा, सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, अश्वों और शस्त्रों की पूजा, ये सभी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन वैदिक काल संस्कृति से मेल खाते हैं। तो इसकी वजह से राजपूतों को विदेशी कहना सही नहीं होगा, और टॉड की इस थ्योरी का और किसी ने समर्थन नहीं किया है, तो इसका भारी विरोध है कि राजपूत विदेशी नहीं है। इसके बाद में एक इतिहासकार है D.R. भंडारकर, जिन्होंने एक राजौर के अभिलेख का अध्ययन किया जिसके अंदर गुजरा नामक शब्द का एक उल्लेख है, इसलिए उन्होंने राजपूतों को गुर्जर कहा है।
परंतु इसका सभी इतिहासकारों ने ये कह के खंडन किया है कि गुजरा उस प्रदेश के लिए था जो वर्तमान का गुजरात है, और जिस प्रदेश पे वो राज्य करते थे, इसलिए उस प्रदेश के लिए इस गुजरा का उपयोग हुआ है, ना कि उनके खुद के लिए गुज्जर शब्द का प्रयोग हुआ है। बिजोलिया के शिलालेख से कुछ लोग कहते हैं कि राजपूत वत्स ब्राह्मण है, परंतु उस शिलालेख के अंदर भी जो उल्लेख है वो ब्राह्मण जो उनके पुरोहित हैं उनके संबंध में किया गया है। राणा कुंभा ने गीत गोविंद का जब टीका दिया था उसके अंदर भी उन्होंने ब्राह्मणों से अपनी समानता बताई, परंतु वो अपने पुरोहितों के कुल की बात कर रहे थे। तो बहुत बार इतिहास के अंदर राजपूतों और ब्राह्मणों के अंदर ये होता है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति है नहीं है, परंतु इतिहासकार इसका खंडन ये कह के करते हैं कि राजपूत जब भी अपने गुरु का गोत्र बताते थे तब वो ये चीज लिखते थे, और उस कारण से ये भ्रम पैदा हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं या नहीं हुए हैं। सबसे माना हुआ जो आपका मत है वो पंडित गौरी शंकर ओझा जी का है। पंडित गौरी शंकर ओझा जी का मानना है कि जो प्राचीन क्षत्रिय है वही राजपूतों की उत्पत्ति का मार्ग है, जो पहले सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है, जिनको रामायण काल और महाभारत काल से भी जोड़ा जा सकता है। इसके लिए वो बहुत सारे तथ्य और साहित्यों का सहारा लेते हैं, और ये मत सबसे प्रचलित मत है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे साक्ष्य पाए गए हैं कि मतलब सूर्यवंश और चंद्रवंश दीर्घ काल से राजस्थान के अंदर और उत्तरी भारत के अंदर था, और यहाँ से उनकी वंशावली को रेखित किया जा सकता है, उसको ट्रेस किया जा सकता है वापस उन चंद्रवंशियों और सूर्यवंशियों से। तो जो प्रमुख राजपूत वंश है राजस्थान के, सबसे पहला है गुहिल और सिसोदिया वंश, जो कि मेवाड़ नामक राज्य के ऊपर राज्य करते थे। राठौड़ राज्य मारवाड़ और बीकानेर दो राज्यों के ऊपर था। मारवाड़ के राठौड़ों को भी हम पढ़ेंगे और बीकानेर के राठौड़ों को भी पढ़ेंगे। जब मारवाड़ को पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि राठौड़ों से पहले मारवाड़ पर प्रतिहारों का राज्य था। इसके बाद में जो कछवा राजपूत है वो आमेर और कालांतर के अंदर जयपुर के ऊपर राज्य करते थे, तो हम उस राज्य को देखेंगे, उस राज्य के प्रमुख राजाओं को देखेंगे इस वंश के। उसके बाद में चौहानों का उदय शाकंभरी से हुआ था। शाकंभरी चौहान फिर धीरे धीरे जब कालांतर के अंदर ये बहुत अलग अलग जगह फैल गए, जैसे जालोर के अलग चौहान है, उसके बाद में बूंदी के जो हाड़ा राजपूत हैं वो भी चौहान वंशीय हैं। रणथंबोर के अंदर चौहान, जिन्होंने रणथंबोर के हमीर जिनका अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ था, तो ये भी चौहानों के चार जो वंश है अलग अलग जगह राज्य करते थे, शाकंभरी, जालोर, बूंदी और रणथंबोर, इन चारों को हम पढ़ेंगे। जैसलमेर के भाटी राजवंश को पढ़ेंगे। उसके बाद में करौली के अंदर एक यादव राजवंश और एक आबू के अंदर परमार राजवंश था, उसको भी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो मुख्यतः ये आपके राजस्थान अध्ययन के अंदर ये सभी दिए हुए हैं। इसके प्रमुख राजाओं को ही हमें पढ़ेंगे, सभी राजाओं को पढ़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे ना, जब जो जो राजवंश हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आरपीएससी प्रश्न किस तरीके के पूछता है। तो जो अत्यधिक डिटेल में जो कहानियों से लोग पढ़ते पढ़ते मतलब एक एक राजवंश, गुहिल और सिसोदिया वंश को लोग अगर 10 घंटे की क्लास में पढ़ेंगे तो वो समय की बर्बादी है। आपको गुहिल और सिसोदिया वंश बहुत बड़ा वंश है, लेकिन आपको आधा घंटा 45 मिनट की क्लास के अंदर उसको कंप्लीट करना है। ये हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। हमें ये नहीं करना है कि हम हर राजवंश की डिटेल में पीएचडी करने लग जाएं। पीएचडी करने के लिए हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम एसआई का एग्जाम दे रहे हैं। तो उसके अंदर हम उतना ही पढ़ेंगे जितना राजस्थान अध्ययन के अंदर दिया हुआ है। और आप मेरे को बता देना अगर बाहर से कोई सवाल आता है, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो पूरा पढ़ाते समय, क्योंकि जो 2021 के 3 पेपर है और 2016 का पेपर है, उसमें जिस तरीके से सवाल आए वो सारे के सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसी समय को आप दूसरे सब्जेक्ट्स में लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम लिमिटेड रूप से ही पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम राजपूतों के अलावा राजस्थान के कृषक जाति जो कि जाट है, उनका भरतपुर के अंदर शासन था, तो हम सूरजमल और सूरजमल के वंश जो भी भरतपुर के अंदर राज्य करते थे उनको पढ़ेंगे। इसके बाद में हम ये भी पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर मराठा, मुगल, इनका हस्तक्षेप किस तरीके से रहा है और ये किस तरीके से राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं, तो वो भी पढ़ेंगे। और जितने भी मुख्य युद्ध थे इन राजवंशों से रिलेटेड, इन राज्यों से रिलेटेड, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो अगली कक्षा के अंदर हम गुहिल सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग चाहे तो क्लास 9th की जो राजस्थान अध्ययन का चैप्टर 1 है उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं साथ साथ में, और कल इसका वीडियो जब आएगा तब आप उसको देख सकते हैं कि गुहिल और सिसोदिया राजवंश किस तरीके से हुआ था। कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि ये गुहिल सिसोदिया क्यों कहलाता है। गुहिल इसलिए क्योंकि इसकी स्थापना गुहिल ने की थी, और जब
ये गुहिल वंश ही चलता रहा था काफ़ी सालों तक। उसके बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया और जब रतन सिंह मारे गए और मेवाड़ पूरा एक बार नष्ट हो चुका था, तो मेवाड़ का उद्धार करने के लिए एक राणा हमीर थे, जो कि थे गुहिली, पर वो सिसोदिया के ठिकानेदार थे। सिसोदा के ठिकानेदार थे, इसलिए इसके बाद में इनको सिसोदिया भी कहने लग गए। ठीक है, तो इनके सिसोदिया वंश का नाम इसलिए सिसोदिया पड़ गया। तो हमीर के बाद में सिसोदिया कहने लग गए। गुहिल सिसोदिया पहले गुहिल के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि ये गुहिल की वंशज थे। उसके बाद में हमीर ने जब इनको रतन सिंह के बाद में फिर से अच्छे से बसाया, तो इनको सिसोदिया के नाम से जानने जाने लगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी कुछ। कल हम गोइल सिसोदिया वंश के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।